नमस्कार साथियों, अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लास्ट टाइम हमने चर्चा करी थी, हमारा चैप्टर चल रहा था ऊष्मा या थर्मल, जिसके बारे में हमने बातचीत करी थी। आज उसी बातचीत को अपन आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो हमने देखा था कि जो ऊष्मा होती है उसके बारे में अगर बातचीत करी थी तो हमने पाया था कलर चेक कर। अपन चर्चा कर रहे थे ऊष्मा के बारे में, और ऊष्मा में हमने देखा था कि ऊष्मा जो थर्मल है उसके ट्रांसफर तीन विधियां थी हमारी, जिसमें हमने पहला नोटिस किया था कि थर्मल जो होती है उसको चलने के लिए अगर कोई भी सॉलिड मीडिया प्रोवाइड किया गया से वो चलती है, उसके बारे में हमने बातचीत करी थी। तो पाया था, देखो, तो पहला हमारा आया था मेथड कौन सा, चालन, जिसको हमने नाम दे दिया था कंडक्शन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दूसरा जो हमारा मेथड आता है, जिसको नाम दिया था हमने संवहन। क्या नाम देते हैं भाई? संवहन। संवहन के बारे में अगर बातचीत करें तो इसे अपन बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। संवहन क्या होता है, संवहन किसे कहते हैं, तो हम चर्चा करेंगे कि ऊष्मा जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है, तो उसके लिए हमें मीडिया की तो आवश्यकता होगी, बट मीडिया कैसा होगा? तो संवहन जो होता है उसके लिए हमें मीडिया की आवश्यकता होती है। उसमें हम कह सकते हैं लिक्विड और गैस जो होता है, लिक्विड और गैस में दोनों में ट्रांसफ्यूजन मेथड के द्वारा हीट ट्रांसफर होती है, या हम कह सकते हैं ऊष्मा स्थानांतरित होती है। दूसरी खास बात है, इसका हमारी डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या है, यानी हमारी लाइफ में इसका कहाँ उपयोग हो रहा है। तो एक नॉर्मल सा आपने सुना होगा संवहन धाराएं, नाम सुना होगा संवहन धाराएं। ये जो संवहन धाराएं थी, इन संवहन धाराओं के बारे में अगर बातचीत करें तो क्या होती हैं संवहन धाराएं? तो संवहन धाराएं बताती हैं कि जैसे बरसात के मौसम में कई बार गाना भी गाया होगा लोगों ने, आपकी उम्र के जो लोग हैं उसके बारे में हमने सुनता है, ये जो ठंडी ठंडी हवाएं, तो ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती हैं उसके पीछे रीजन है कि ये संवहन धाराएं भी दो होती हैं, एक होती है स्थलीय और दूसरी होती है समुद्री। तो स्थलीय होती हैं स्थलीय समीर, हवा को अपन बोलते हैं भाई समीर, और दूसरी होती है समुद्री समीर। कौन सा है? समुद्री समीर। ये जो स्थल और समुद्री समीर होती है, इसका मीनिंग क्या है? तो हम पाएंगे, जैसे हमने देखा कि पृथ्वी यानी मिट्टी और पानी दोनों के गर्म होने का जो टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे सुबह का टाइम अपन नोटिस करें तो नॉर्मली देखते हैं कि जो ही धूप आती है तो पानी और मिट्टी दोनों रखे हुए हैं, यानी एक तरफ तो समुद्र है और एक तरफ क्या है? रेगिस्तान है। तो दोनों में से पहले कौन सा गर्म होगा? नॉर्मली हम देखते हैं कि जो ही 10-11 बजते हैं तो मिट्टी तो नॉर्मली गर्म हो जाती है, यानी हम नंगे पैर निकलें तो पैर जलने लग जाते हैं। बट क्या 10-11 बजे अपन नहा रहे हैं तो पानी बाथरूम की टंकी में गर्म आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाथरूम की टंकी है या नल है उसमें अगर पानी गर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी पानी गर्म नहीं हुआ है। दूसरी खास बात, अगर पानी गर्म नहीं हुआ है, मिट्टी पहले गर्म हुई है, तो इसका मतलब है जो पहले गर्म होता है वो पहले ही ठंडा होता है, और जो बाद में गर्म होता है वो बाद में ठंडा होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मिट्टी पहले गर्म हुई है तो वहां की जो एयर है वो गर्म होने के बाद में क्या होगी? ऊपर उठेगी। वायु हमेशा गर्म होने पर कहाँ उठती है? ऊपर उठती है। तो वहां जो स्पेस होता है वो स्पेस क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो जो समुद्र की जो अपने आप में हवाएं थी वो अत्यधिक दबाव के कारण से, प्रेशरलाइज होने के कारण से परेशान थी। उन्होंने देखा यार वहां जगह खाली पड़ी है तो अपन भी वहीं चलते हैं,
तो अब समुद्र की जो हवाएं हैं वो कहाँ आ रही हैं, मिट्टी की तरफ आ रही हैं, और मिट्टी की जो हवाएं थी वो कहाँ चली गई थी, ऊपर। ऐसा कब हुआ है, दिन के समय या रात के समय? तो दिन के समय ये घटना हो रही है। कारण है कि के समय हमारे पास में जो टेम्परेचर था वो पहले गर्म हुआ था। ऐसे हमने नोटिस किया रात को जो ही 6, 7, 8 बजते हैं, सूर्यदेव अपने आप में विलुप्त हो जाते हैं, तो हम देखते हैं मिट्टी धीरे धीरे करीब क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर 11 बजे भी आप दोपहर में रात को 11 बजे भी आप नहाने गए हैं बाथरूम में गर्मियों के दिनों में, तो नल से पानी कैसा आ रहा है, गर्म आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नल का पानी है वो बहुत देरी से तो गर्म हुआ था और देरी से ही ठंडा हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे पास में स्थल की जो हवाएं वो समुद्र की तरफ कब जाएंगी, तो जब समुद्र देर रात तक गर्म हवाएं रहेंगे, वहां समुद्र का एरिया गर्म रहेगा, तो वहां गर्म होने की वजह से वहां की जो हवाएं वो कहाँ उठ जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। और जो ही पृथ्वी ठंडी होगी तो पृथ्वी की हवाएं कहाँ जाएंगी, समुद्र की तरफ। तो हम कह देंगे जो समुद्र स्थल की हवाएं हैं वो कब बहती हैं, तो हम बताएंगे रात के समय। दूसरा प्रश्न आता है जो समुद्री हवाएं हैं वो कब बहेंगी, यानी समुद्र से पृथ्वी की ओर जो हवाएं आती हैं उनका नाम दिया जाता है समुद्री समीर, और जो पृथ्वी से समुद्र की ओर जाती हैं उनका नाम दिया जाता है स्थलीय समीर। तो अपन कह सकते हैं जो समुद्री समीर है यानी समुद्र की हवाएं पृथ्वी के ऊपर आ रही हैं, तो पृथ्वी कब गर्म हुई थी, दिन के समय। तो उस टाइम पृथ्वी की हवाएं कहाँ चली गई थी, ऊपर, और समुद्र की हवाएं कहाँ आ रही थी, पृथ्वी की तरफ। तो इसका मतलब वो हवाएं कौन सी कहलाएंगी, समुद्री समीर या समुद्री हवाएं कहलाएंगी, जो कब प्रवाहित होती हैं, दिन के समय प्रवाहित होती हैं। तो ये हमारी बातचीत किससे रिलेटेड हुई, संवहन धाराओं से रिलेटेड। दूसरा प्रश्न हमारे पास में इसी प्रकार का छपता है, और आपने सुना भी होगा कि हमारा वायुमंडल है वो भी गर्म होता है। तो वायुमंडल जो गर्म होता है, तो गर्म होने के लिए उसकी खास बात है कि वो किस मेथड के द्वारा, कौन सी प्रोसेस के द्वारा गर्म होता है। तो हमने पाया कि जो अपने आप में वायुमंडल है वो गर्म होगा, हम कहेंगे कि जो ही हमारे पास में सूर्यदेव प्रकट होते हैं तो सूर्यदेव की जो गर्मी है वो हमारे पास आती है। लेकिन उस गर्मी को बुलाने के लिए हमने कोई मीडिया भेजा क्या, नहीं भेजा, लेकिन वो फिर भी हमारे पास में वो गर्मी पहुंच जाती है। तो वो गर्मी जो आ रही है वो हमारे पास तो किस माध्यम से आई है, बिना किसी माध्यम के आई है, वो विकिरण की विधि या रेडिएशन मेथड से आई है। बट वो आने के बाद में हमारी पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, पूरी की पूरी पृथ्वी धीरे धीरे करके क्या हो रही है, गर्म हो रही है। तो वो जो गर्म होने की प्रोसेस है, वो गर्म होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। तो हम नाम देंगे वायुमंडल, वायुमंडल का गर्म होना। प्रोसेस है तो वो संवहन धाराओं की प्रोसेस है या संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। तो ये सारी बातें हमारी किससे रिलेटेड हुई, संवहन धाराओं से रिलेटेड हुई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके और उदाहरण देखें तो हम कह सकते हैं कि समझने के लिए हमारे पास, इसी को मैं एक बार रिपीट करके बता रहा हूं आपको, कि जैसे कुछ एक बच्चों की है कि भी समझ में नहीं आ रहा, तो अपन कहेंगे स्थल समीर और समुद्री समीर होती क्या है। इसको डायग्राम के माध्यम से अगर अपन समझने की कोशिश करें तो मैं बताना चाह रहा हूं, एक तरफ हमारे पास में है पृथ्वी और एक तरफ हमारे पास क्या है, समुद्र। तो यानी जो पृथ्वी है या स्थल है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, समुद्र है, जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी। तो यानी मेरा कहने का अर्थ है जो ही सूर्यदेव आपके सामने प्रकट होंगे, तो सूर्यदेव प्रकट होते ही जो गर्मी आएगी उसकी वजह से हमने बताया कि सबसे पहले कौन सा स्थान गर्म होगा, मिट्टी या पानी। तो हम बताते हैं कि सबसे पहले मिट्टी गर्म होती है, और मिट्टी अगर गर्म होगी तो गर्म होने की वजह से उस मिट्टी के अपने आप में जो ऊपर के एरिया की जो हवाएं थी या इन्वायरमेंट में जो हवा थी, वो हवाएं कहाँ चली जाती हैं भाई, ऊपर उठती हैं। तो समुद्र नहीं, पृथ्वी की जो हवाएं थी वो कहाँ उठ गई, ऊपर उठ गई, और ये स्पेस पूरा का पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। अब खाली होने की वजह से जो यहाँ ये एरिया गर्म है,
तो उस टाइम पानी जो था समुद्र का वो तो ठंडा ही था, और ठंडा होने की वजह से वहां जो समुद्र के अंदर जो हवाएं थी वो अपने आप में क्या महसूस कर रही थी, दाब महसूस कर रही थी। और दाब महसूस करने की वजह से उन समुद्र वाली हवाओं ने सोचा कि यार यहाँ जगह खाली पड़ी है और अपन भी यहीं चलते हैं ताकि यहाँ भीड़ के अंदर दबाव कम महसूस हो। तो समुद्र वाली हवाएं कहाँ जा रही हैं, पृथ्वी की ओर जा रही हैं, जिनको नाम दिया जाता है समुद्री समीर। क्या नाम दिया जाता है? और ये कब प्रवाहित हो रही हैं? दिन के समय। दूसरी खास बात है, इसके बाद हमने देखा जो ही रात हुई तो पृथ्वी तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ठंडी हो गई, बट फिर भी अपने आप में जो समुद्र का पानी था वो क्या पड़ा है, अभी भी गर्म है। और गर्म होने की वजह से अब समुद्र के ऊपर के एनवायरनमेंट में जो भी हवाएं थी वो क्या हैं, गर्म हैं। और गर्म हवाएं कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी। तो अब ये गर्म हवाएं ऊपर जा रही हैं तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और ये पूरा एरिया खाली होने की वजह से अब हम देखते हैं कि एरिया जो ही खाली हुआ तो जो उस टाइम पृथ्वी की जो हवाएं थी वो क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं और वो दबाव महसूस करने लगती हैं। अब वो दबाव महसूस करने की वजह से पृथ्वी की हवाएं कहाँ आ जाती हैं, समुद्र की ओर आ जाती हैं। तो ये वापस रिपीट हो रही हैं, यानी जस्ट अपोजिट। तो हम कहेंगे जो पृथ्वी की यानी स्थल की जो हवाएं हैं वो रात के समय कहाँ आती हैं, समुद्रों की ओर आती हैं, जिसे नाम दिया जाता है स्थल समीर। तो ये दोनों बातें हमारी अच्छे से आपको समझ आई होंगी और हमने बता दिया। इसके बाद अगला दिया है कि वायुमंडल का गर्म होना। वायुमंडल में जो गर्मी आ रही है वो आ तो कौन से रही है, रेडिएशन या विकिरण के मेथड से, बट जो एनवायरनमेंट हमारा गर्म हो रहा है वो गर्म कौन से मेथड से हो रहा है, तो हम बताएंगे गर्म होने के लिए तो संवहन जो धाराएं होती हैं वही जिम्मेदार होती है, यानी उसकी वजह से ही गर्म होता है। दूसरी खास बात, इसके अलावा आपने अगर बनाई होगी घर पे मेहमानों के लिए, मास्टर जी के लिए चाय पानी बनाया होगा कभी, तो आपने देखा होगा कि जो ये हमारे टब के अंदर हम या टोपिया के अंदर जो है ना, भगोनी के अंदर आप पानी गर्म करते हैं, चाय गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, तो गर्म होने की वजह से उसके पेंदे में से कुछ एक पार्टिकल कहाँ उठ के आते हैं, ऊपर उठ के आते हैं। और ऊपर वाले पार्टिकल सोचते हैं यार ऊपर तो भीड़ ज्यादा होगी, अपन कहाँ चलते हैं, नीचे चलते हैं। तो इस वजह से ऊपर नीचे वहां संवहन धाराएं बनती हैं। इसी का एग्जाम्पल दूसरा भी देख सकते हैं, पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर अपन कई बार पानी गर्म करने के लिए रोड लगाते हैं, तो रोड के नजदीक से पानी के पार्टिकल कहाँ आते हैं, ऊपर की ओर उठ के आते हैं, और ऊपर के पार्टिकल कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो वो भी अपने आप में, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पानी को गर्म करने पर, पानी को गर्म करने पर उत्पन्न धाराएं, वो भी हमारे पास में, तो वो भी हमारा उदाहरण है संवहन विधि का, ट्रांसफ्यूजन मेथड का। दूसरा एग्जाम्पल इसके बाद आपके में एक और आता है कि आपने देखा होगा घरों के अंदर जो वेंटिलेशन होते हैं हमारे, या जो एग्जॉस्ट लगाया जाता है, वो हमेशा छत के नजदीक लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट गर्म होगा तो हमारे कमरे की जो गर्म या ज्यादा हीटेड जो अपने आप में एयर है, हवा है, वो कहाँ उड़ जाती है, ऊपर, और ऊपर जाते एग्जॉस्ट उसको क्या कर देता है, बॉडी से बाहर कर देता है। इसका मतलब जो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं उसकी वजह से भी हमें एग्जॉस्ट ऊपर लगाना होता है। तो ये भी हमारे अपने आप में घरों में वेंटिलेशन या एग्जॉस्ट जिसको आप बोल देते हैं का छत के पास संवहन धाराओं के कारण लगा रहे हैं। और इसके अलावा एक उदाहरण और आपकी जिंदगी में आता है, आपने देखा होगा जो अपना फ्रीज होता है उसके अंदर जो बर्फ पेटिका होती है, आइस पेटिका होती है, या जिसको आप बोलते हो अपने आप में फ्रीजर, तो फ्रीजर का स्थान भी कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो हम लिखेंगे फ्रीज में बर्फ पेटिका का ऊपर स्थित होना।
तो ये सारी बातें भी आपके किसके एग्जाम्पल हैं भाई? संवहन विधि के एग्जाम्पल हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन छपा है। स्थलीय हवा, समुद्री हवा और वायुमंडल का गर्म होना तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, विशेष रूप से याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछता है, क्योंकि हमारा पहला ही आंसर यहाँ पर एक ही निकल के आता है कि वायुमंडल तो गर्म विकिरण विधि से होगा, तो इसलिए आपको याद रखना है वो विकिरण विधि से नहीं होता, वो संवहन विधि के द्वारा ही होता है गर्म तो, लेकिन वो जो ऊष्मा आ रही है वो विकिरण की विधि के द्वारा आपके पास आई थी। तो इस बात को विशेष नोटिस रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास अगला आता है विकिरण। नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारा है विकिरण, जिसको आप बोलते हैं रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड के बारे में अगर चर्चा की जाए तो रेडिएशन मेथड पहली बात ये बताता है कि रेडिएशंस को ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडिया की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो विकिरण है वो किस में मूवमेंट कर सकती हैं भाई? तो वैक्यूम में भी गमन करती हैं, यानी वो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। तो यानी विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण है वो किस में होता है? निर्वात या वैक्यूम में होता है। दूसरी खास बात, इसके हमारी डेली लाइफ में कोई उदाहरण है क्या, या कहीं अपनी जिंदगी में काम आ रहा है क्या? हम कह रहे हैं सूर्य के द्वारा, सूर्य की जो ऊष्मा है, ऊष्मा का पृथ्वी पर पहुंचना, तो ये हमारे डेली लाइफ के अंदर एक उदाहरण है कि हमारे सूर्य जो हैं उनकी गर्मी हमारे पास में पहुंच रही है या एनवायरनमेंट के अंदर वो आ रही है। तो आने के लिए किसी विधि या प्रोसेस काम में ली जा रही है, विकिरण विधि। ये सूर्य देव की जो गर्मी है इसको हमारे पास पहुंचने के लिए किसी मीडिया या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है। तो इसका मतलब है वो विकिरण विधि से आती है और निर्वात में भी आ सकती है। दूसरी खास बात, इसके अलावा हमने कहीं और भी देखा, एक नाम सुना होगा आपने, अक्सर काले बादलों की रातें। कौन सी रातें? काले बादलों की रातें जो होती हैं वो ज्यादा गर्म होती हैं। तो उसका भी उदाहरण या उसका भी जो रीजन है वो कौन सा है? रेडिएशन या विकिरण है। तो डायरेक्ट प्रश्न आता है, काले बादलों की रातें की रात का अधिक गर्म होना। तो वो भी अपने आप में रेडिएशन मेथड उदाहरण है। कहने का मीनिंग है मेरा कि जब बादल अगर गहरे काले होते हैं तो हमारे पास में सूर्य देव की जो गर्मी है वो जमीन पे आए तो गी, लेकिन आने के बाद में पृथ्वी ने कुछ जो अपने आप में हीट थी उसको तो क्या कर लिया? अब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन उसके बाद में भी वो जो बची हुई जो एनर्जी होती है, हीट होती है, उसको वापस क्या कर दिया जाता है? रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमारे इन्वायरमेंट में बादल कैसे हैं? गहरे काले बने हुए हैं। अब वो गहरे काले बादल अपने आप में उस ऊष्मा को इन्वायरमेंट के बाहर जाने नहीं देते, उस हीट को क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लैक होने की वजह से, क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, जिसकी वजह से अब ये सारी की सारी जो गर्मी थी वो कहाँ रह गई? इन्वायरमेंट के अंदर ही रह गई। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि काले बादलों की रातें अक्सर गर्म होती हैं और बच्चे कहा करते हैं काले बादलों की रातें डरावनी हुआ करती हैं। उसका कारण यही है। दूसरी बात, इसके बाद आपने देखा होगा आपकी फौज के अंदर एक रूल होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शू पॉलिश और अपनी दाढ़ी कटिंग बिल्कुल टाइमली और अपडेट रखेगा। उसके पीछे भी रीजन है, वहां भी साइंटिफिक रीजन है। अगर आप अपने जूतों को अच्छे पॉलिश करके जाते हैं
अगर मॉर्निंग में रोज आपने जूतों की पॉलिश नहीं करी तो आपको वहां पनिशमेंट भुगतना पड़ सकता है। उसके पीछे रीजन है कि आपको ड्यूटी कहीं भी मिल सकती है, कोई जरूरी नहीं है आपको जाते ही किसी एसी के अंदर बंगले में बिठा के ड्यूटी दी जाएगी। आपको कहीं सड़क पे भी, डिवाइडर पे भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है, जंगल में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। और आप जूते में हैं और बहुत गहरी धूप में आपको अगर ड्यूटी करनी पड़ गई तो आपके पास में जो वो सारी की सारी जो उष्मा है वो आपके पैरों के ऊपर आएगी और वो उसको क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। और जूते काले थे तो वो गर्मी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा अब्जॉर्ब करने की वजह से आपके धीरे धीरे पैर क्या हो जाएंगे, गर्म होने लग जाएंगे और पैर में जलन महसूस होगी। अगर आप पॉलिश करके गए हैं तो लाइट गिरे तो गी, उष्मा आएगी, लेकिन उससे टकरा करके तुरंत क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस चली जाएगी। और वापस चली जाएगी तो वो परावर्तन की जो घटना होती है वो अपने आप में कंडक्ट हो जाएगी, यानी वहां रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जूते या पैर गर्म नहीं होंगे। दूसरी खास बात, अगर आप दाढ़ी मूंछ बना करके बिल्कुल अपडेट हैं तो अब जो एनवायरनमेंट की जो गर्मी है या रेडिएशन है, विकिरण है, वो आपकी सरफेस पे आए तो की, लेकिन टकरा के वापस चली जाएंगी और आपको गर्मी कम महसूस हो। अपन कहते हैं अगर खेत में काम कर रहे हैं तो आपके दादाजी और आप दोनों ही साथ काम कर रहे हो तो जल्दी गर्मी किसको महसूस होगी, तो हम कहेंगे हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। कारण है हमारे बाल अभी क्या हैं, काले हैं, और दादाजी के बाल क्या हो चुके हैं, सफ़ेद। तो काले जो बाल होते हैं वो ऊष्मा को क्या करते हैं, ज़्यादा अवशोषित करते हैं, उसकी वजह से भी हमें गर्मी अधिक महसूस होती है या ज़्यादा महसूस होती है। तो वो भी हम कह सकते हैं कि जूतों को पॉलिश करने पर कम गर्म होना, ये भी हमारे पास में किसका एग्जाम्पल है भाई, तो हम कहेंगे विकिरण का एग्जाम्पल है। तो ये सारी बातें हमारी किससे रिलेटेड हुई, विकिरण और संवहन से और चालन से। आपसे पूछ ले कि लोहे की कुर्सी का गर्म होना, लोहे की रोड का गर्म होना, तो आप कौन सा एग्जाम्पल देंगे, चालन। अगर हम कहें पानी का गर्म होना तो संवहन। और अगर हम कहें कि हमारे पास में पैरों के ऊपर जो जूतों के अंदर से रेडिएशन आ रही है या फिर हमें ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो उसके है विकिरण। तो ये सारी बातें हुई हमारी इससे रिलेटेड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इससे कुछ महत्वपूर्ण डाटा लिखेंगे। कि अगला जो हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ एक विशेष तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक नाम आता है विशिष्ट ऊष्मा। क्या नाम आता है भाई, विशिष्ट ऊष्मा, जिसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट क्या कहती है, ये एक बात बताती है कि अगर जल जो है, उस जल का निश्चित रूप से अगर टेम्परेचर अपन देखें तो 1 ग्राम जल, कितना जल भाई, 1 ग्राम जो जल होता है, उस 1 ग्राम जल के बारे में अगर बातचीत करें, जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना टेम्परेचर भाई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ताप को अपन क्या कर देते हैं, प्रश्न ये नहीं है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, कभी नहीं पूछेगा। प्रश्न ये पूछेगा कि विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, स्पेसिफिक हीट जो होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, मात्रक। तो जो हमें विशेष याद रखना है, जूल किलो इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। काफी टाइम आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है।
दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खास बात होती है कि जल जो होता है उस जल की विशिष्ट ऊष्मा, कैसी ऊष्मा भाई, विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, तो आप कह सकते हो कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। कैसे? हम देखते हैं कि पानी जो है ना वो धीरे धीरे करके ही तो गर्म होता है और धीरे धीरे करके ही ठंडा होता है, तो ये इसी वजह से अपन कह सकते हैं इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है। जब भी किसी को चोट वोट लग जाए या सेक वेक करना हो तो बर्फ का या पानी का जब भी सेक करते हैं तो इसी का ही उपयोग किया जाता है। तो ये इसकी विशेष बात है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। दूसरी खास बात अगर इसके बारे में अपन एक बात और करें तो मैंने कल ऊष्मा के भी आपको मात्रक बताए थे। एक नाम बताया था कैलोरी, तो कैलोरी भी ऊष्मा का ही मात्रक है, बट कौन सा बोलोगे आप? सीजीएस। ऐसे ही एक नाम और बताया था जूल, और दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप भी बताई थी कि जूल और कैलोरी के लिए एक जूल में कितने कैलोरी बताए थे भाई? 4 कैलोरी। ऐसे ही आज एक बात और बता रहा हूं, एक यूनिट और है इसका जिसका नाम है BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसके बारे में थोड़ा विशेष है। BTHU जो होता है वो अपने आप में कहता है कि 252 कैलोरी, 252 कैलोरी अपने आप में एक BTHU के अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी अपने आप में ऊष्मा का ही क्या है? मात्रक है। ठीक है, तो ये सारी बात हमारी ऊष्मा से रिलेटेड हुई। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, वो उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, जो सारी बातें अगले एपिसोड में होंगे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। ऑल द बेस्ट।